इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वे सभी चीजें पार्टिकल्स की बनी हुई है। यहाँ तक कि हम तक आने वाली लाइट भी एक तरह से पार्टिकल से ही बनी होती है। इस तरह से कोई दार्शनिक लाइट को वेव्स प्रॉपर्टी का बताता तो वहीं कोई दार्शनिक लाइट को पार्टिकल प्रॉपर्टी का बताता। इस तरह की कश्मकश 19वीं शताब्दी तक चलती रही। किसी भी मैटर की वेव्स और पार्टिकल्स प्रॉपर्टी का पता लगाने के लिए स्लिट एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग जब दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में टकराती हैं तब वे एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाती हैं। ऐसा ही प्रकाश की रेंज के साथ भी देखा जाता है। फिर भी सर आइजैक न्यूटन लाइट को पार्टिकल से बना हुआ ही मानते थे और उन्होंने अपनी सोच को दुनिया के सामने रखने की कोशिश भी की थी। तो वहीं उन्होंने इसे समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस समय के वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करने लगे थे कि लाइट पार्टिकल्स ही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि लाइट की वेव्स प्रॉपर्टी भी होती है। 19वीं शताब्दी में ही स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक जेम्स मैक्सवेल ने प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए 4 समीकरणों की खोज की। इन समीकरणों के बेस पर प्रकाश की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए लाइट की वेव्स प्रॉपर्टी को काम में लिया था। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी डिफाइन किया कि प्रकाश वास्तव में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसके विपरीत जब एटम्स पर रिसर्च की जा रही थी तब आने वाले रिजल्ट के आधार पर वैज्ञानिकों को ये लगने लगा था कि परमाणु और छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही है। इसे देखकर वैज्ञानिकों ने तेजी से एटम्स पर और ज्यादा रिसर्च करना शुरू किया। इसके बाद सामने आई एक और नई थ्योरी जिसे एटॉमिक वेट कहा जाता है। इस तरह की हाइपोथेसिस को डेवलप करके वैज्ञानिकों ने लगभग इस बात को स्वीकार कर लिया था कि हर चीज पार्टिकल से मिलकर बनी है, क्योंकि हर चीज का निर्माण एटम से हुआ है और एटम वास्तव में एक पार्टिकल ही होता है और इन एटम्स के अंदर भी छोटे छोटे और बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसी कारण से एटम्स का भी अपना एक वेट होता है। 19वीं शताब्दी में ही वैज्ञानिक ब्लैक बॉडी पर भी अपनी रिसर्च कर रहे थे। ब्लैक बॉडी से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वैज्ञानिक स्टडी कर रहे थे और शुरुआत में इसका एक मैथमेटिकल मॉडल भी बनाना चाहते थे। इसके लिए लगातार प्रयास करते हुए भी उन्हें असफलता ही हाथ लग रही थी। जब हम साउंड और दूसरी घटनाओं को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि जब भी किसी वस्तु से साउंड वेव्स पैदा होती है तो उसकी वेवलेंथ उस वस्तु में मौजूद स्पेस पर डिपेंड करती है, क्योंकि उसी स्पेस पर इन वेव्स को बनने का मौका मिलता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम बांसुरी को बजाते हैं तब उस बांसुरी से आने वाली सुरीली आवाज यानी उसकी वेवलेंथ बांसुरी के बीच की खाली जगह में ही प्रोड्यूस होती है, यानी साउंड स्पेस पर डिपेंड करती है। थर्मोडायनेमिक्स में हम सभी ने एक सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि हम जितनी ऊर्जा काम में लेते हैं उतनी ही हम रिलीज भी करते हैं। इसे ऊष्मीय संतुलन का नियम कहते हैं। इस तरह से दोनों के ही कंसेप्ट के आधार पर वैज्ञानिकों ने ब्लैक बॉडी को समझाने के लिए उसे ऊष्मीय संतुलन के आधार पर मान लिया। तो उन्हें लगा कि रेडिएशन भी इन्फिनिटी वेवलेंथ में दिखनी चाहिए और इन्फिनिटी ही होनी चाहिए। लेकिन जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को मेजर किया गया तो ऐसा नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। साल 1900 में जर्मनी के ही एक वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने दुनिया की इस प्रॉब्लम का हल निकाला। उन्होंने कहा कि जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ब्लैक बॉडी की सतह पर गिरती है तब वो ब्लैक बॉडी का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ऐड कर लेता है। इस कारण से वो अपनी एक्साइटेड पोजीशन में आ जाता है और जब वो पार्टिकल पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठी कर लेता है तब वो उस एनर्जी को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में रिलीज करके स्टेबिलिटी की पोजीशन में आ जाता है। जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया जिसे E=hv लिखा जाता है। इस फॉर्मूले में E एनर्जी है तो वहीं v वेव फ्रीक्वेंसी है और h एक कांस्टेंट वैल्यू है। बाद में जब मैक्स प्लांक के इस कॉन्सेप्ट को ब्लैक बॉडी पार्टिकल्स पर अप्लाई किया गया तो ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के द्वारा